बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7th आज हमारा चौथा लेसन है मुगल साम्राज्य। इसके पहले हमने 3 लेसन पढ़ लिए, आज हम चौथा लेसन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अब देखो कि भारत देश में अनेक तरह की विविधताएं हैं, जातीय अलग अलग जातियों के लोग हैं, रंग रूप अलग अलग वर्णों के लोग हैं। तो ऐसे क्षेत्र पर राज्य करना बहुत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों यानी अपने से पहले के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव था। कि यदि कोई राजा राज्य करता तो वो कम समय के लिए करता, लेकिन मुगलों ने इसके विपरीत कार्य किया। उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। ठीक है, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। कि मुगलों ने जो अपने शासन से संबंधित जो भी नियम लागू किए थे वो उनके शासन खत्म होने के बाद भी चलते रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाला शासक अपने को अछूता न रख सका। मतलब उन्होंने जो भी नीतियाँ जो भी नियम बनाए थे उनके बाद जो भी शासक हुए उन्होंने भी उन नीतियों को अपनाया था। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर होती है दीवार से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त पर अपने जो प्रधानमंत्री हैं वो तिरंगा झंडा लहराते हैं, दिल्ली के लाल किले की दीवार से पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो ये किसकी देन है? ये दिल्ली का लाल किला मुगलों की ही देन है। ठीक है, फिर आगे है कि मुगल कौन थे। सवाल क्या है कि मुगल कौन थे? मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। जो मुगल थे उनसे पहले 2 महान शासक हुए, उनके वंशज थे, उनकी औलाद थे। ठीक है, माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। यानी मुगलों की जो माता थी वो चंगेज खां की पुत्री थी, जो किस पर अधिकार किया हुआ था? चीन और मध्य एशिया पर। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। माता तो उनकी थी वो चंगेज खां की पुत्री थी, जो उनके पिता थे वो तैमूर के पुत्र थे। तो इस तरह उनमें 2 मुगल शासकों का खून था। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ होती है यादें, ठीक है, सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। कि चंगेज खां था वह बहुत बुरा शासक था, उसने कई लोगों को मारा, बहुत से युद्ध किए। इसलिए जो ये है मुगल, इनको मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं था। ठीक है, दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे। उन्हें गर्व था कि हम तैमूर के वंशज हैं। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। मुगलों ने कैसे किया अपनी वंशावली का प्रदर्शन? अनेक तरह के चित्र बनाकर। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया। मतलब इसमें वो अपनी महानता समझते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं। ठीक है, आपकी बुक में एक चित्र दिया गया है, ये देखिए, उसमें तैमूर के साथ बाकी लोग बैठे हुए हैं। आगे है मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक था बाबर। बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उस समय उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। अब जब बाबर शासक बना तो उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मंगोलों की एक और शाखा थी जो कौन सी थी? उज़्बेक। उनके आक्रमण के कारण बाबर को क्या अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी? कब? जब वह 12 वर्षों का था। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल
पर कब्जा कर लिया। अब वो 1494 में राजा बना था, परंतु उसने शासन छोड़ दिया। फिर उसने वापस 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया। अब आपसे पूछा जाए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 को। किस किस के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और विजय किसकी हुई? जीत किसकी हुई? बाबर की हुई। ठीक है। 1494 में बाबर शासक बना, परंतु उसे मंगोलों की दूसरी शाखा जो उज्बेक थे उनके कारण शासन छोड़ना पड़ा। फिर यह 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण करता है, काबुल को जीतता है। और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का युद्ध। विजय किसकी होती है? बाबर की होती है। ठीक है। फिर है पानीपत के युद्ध में हराकर उसने दिल्ली और आगरा को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है। अब मुगल सम्राट हमारे पास है बाबर। ठीक है। बाबर ने कब तक शासन किया? 1526 से 1530 ईस्वी तक। सबसे पहले 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। इसमें विजय किसकी होती है? बाबर की। जीतता कौन है? बाबर। ठीक है। फिर होता है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। ठीक है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में, इसमें भी विजय किसकी होती है? बाबर की होती है। 1528 ईस्वी में चंदेरी के राजपूतों के साथ बाबर का युद्ध होता है और चंदेरी के राजपूतों को भी बाबर हरा देता है। फिर अपनी मृत्यु से पहले इसने दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है। अब हमने पढ़ा बाबर के बारे में। बाबर में क्या पढ़ा कि 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में इसने उत्तराधिकार कर लिया था, अपने शासन पर राजा बन गया था। परंतु मुगलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के कारण इसको अपने राज्य से हटना पड़ा। कई साल ये इधर उधर भटकता रहा। 1504 ईस्वी में इसने कहाँ? काबुल पर अधिकार कर लिया। फिर 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है। विजय बाबर की होती है। बाबर काबुल पर अधिकार कर लेता है। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। बाबर जीतता है। 1528 ईस्वी में चंदेरी के राजपूतों को हरा देता है और अपनी मौत से पहले दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार कर लेता है। ठीक है। फिर आगे है हुमायूं। हुमायूं है जो वो 1530 से 1540 ईस्वी तक, वह 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन करता है। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं 2 बार राज्य करता है, 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। कैसे किया? कि प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं यानी उसकी ज़्यादा इच्छाओं के कारण हुमायूं को अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ना पड़ा। शेर खां ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने पर बाध्य कर दिया। फिर 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली, परंतु अगले वर्ष एक इमारत दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। हमने बाबर के बारे में पढ़ा, उसके पानीपत का, खानवा का युद्ध हुआ, चंदेरी का, सब में बाबर ने विजय हासिल की। हुमायूं का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध। किसके साथ होता है? शेर खां के साथ। परंतु यहाँ पे हुमायूं हार जाता है। जीतता कौन है? शेर खां। किस वजह से? अपने भाई कामरान की ज़्यादा इच्छाओं के कारण इसके सामने हुमायूं हार गया। तो 1539 और 40 में युद्ध में हारने के बाद हुमायूं यहाँ से चला जाता है। कहाँ? ईरान। ईरान में उसकी सफाविद नाम का एक व्यक्ति है जो उसकी सहायता करता है। 1555 ईस्वी में हुमायूं वापस दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, दोबारा पुनः 1555 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा करता है। 1556 ईस्वी में एक इमारत दुर्घटना में इसकी मौत हो जाती है। ठीक है। तो बाबर के बाद हुमायूं, इसके बाद अकबर आएगा।
अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।